नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका भाग 4 है नए शासन की स्थापना। इस पूरे अध्याय में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत में व्यापार करती है, युद्ध करती है, अपने साम्राज्य का विस्तार करती है और यहाँ पर नए शासन की स्थापना होती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। देखिए बच्चों, नए शासन की स्थापना के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पर किस किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की जाती है। हमने अंग्रेजों की कुछ पॉलिसी पिछले भाग में पढ़ी थी, जिसके तहत हमने विलय नीति पढ़ी थी, हमने वेलेंजली की सहायक संधि पढ़ी थी। डलहौजी की विलय नीति के तहत हमने देखा था कि अगर कोई राजा, उसका अगर कोई वैध पुत्र या फिर पुरुष वारिश न हो तो उसके साम्राज्य को भी कंपनी अपने अधीन कर लिया करती थी। अब हम नए शासन की स्थापना के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर हम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग जो है वो 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक जो है वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल रहते हैं। इनके समय में कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंगाल के अलावा बंबई और मद्रास है, यहाँ पर भी सत्ता हासिल कर लेती है। ब्रिटिश सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की थी, इन क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो यहाँ पर ब्रिटिश इलाकों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था और मुख्य रूप से इस समय हम देखते हैं कि 3 प्रेसिडेंसियां होती है। एक तो बंगाल, उसके बाद में बंबई और मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसियां जो है वो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए, आगे हम देखते हैं कि जो वारेन हेस्टिंग है, इसके जो न्याय के क्षेत्र में जो सुधार किए गए वो बड़े ही उल्लेखनीय थे। जी हाँ, हालांकि वारेन हेस्टिंग्स और भी सुधार करता है, लेकिन न्याय के क्षेत्र में जो इसके सुधार किए गए थे वो याद किए जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था जो है वह स्थापित की जाती है। इस नई न्याय व्यवस्था के तहत जो है प्यारे बच्चों, 2 अलग अलग प्रकार की अदालतों की स्थापना होती है। हर जिले में 2 अदालतें, एक तो फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना होती है। फौजदारी अदालत हम अक्सर उन्हें कहते हैं जिसके अंदर चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराधों की सुनवाई होती है। और जो दीवानी अदालत है, दीवानी अदालत में संपत्ति संबंधी जो कुछ अपराध है उसकी सुनवाई की जाती है। तो इस प्रकार दीवानी और फौजदारी अदालतें गठित होती है। आगे हम देखते हैं कि दीवानी अदालतों के जो मुखिया है वे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। याद रखना, जो दीवानी अदालतें हैं, हमने अभी 2 प्रकार की अदालतों की बात करी। जो दीवानी अदालतें हैं, इनके जो मुखिया हैं यानी कि अदालतों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। इसी के साथ में हम देख रहे हैं मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। बिल्कुल, क्योंकि जो यूरोपीय होगा उसे भारतीय कल्चर के बारे में इतना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए जो भारत के ही मुस्लिम के अंदर हम मौलवी देखते हैं और हिंदुओं में हिंदू पंडित हम देखते हैं, ये क्या करते हैं, भारतीय कानून की व्याख्या करके देते थे। फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। काजी जो होते हैं, काजी भी न्यायाधीश ही होते हैं। ठीक है, तो जो फौजदारी अदालतें थी ये काजी और मुफ्ती के अधीन ही चलती थी। तो हमने न्यायिक सुधार देखे और न्यायिक सुधार में 2 प्रकार की अदालतों की हमने बात की है। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम भी सौंपा गया था, क्योंकि जो पंडित है वो अपने अपने धर्मशास्त्र के अनुसार जो है अलग अलग न्याय की व्याख्या करते थे। इसलिए जो है यहाँ पर 11 पंडितों को भारतीय कानून की जो है एक संकलन तैयार करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। उसके पश्चात हम देखते हैं एन.बी. हालहेड जो है इस संकलन का, कौन से संकलन का, जिसे इन 11 पंडितों ने तैयार किया था, इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर देते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो यूरोपीय कलेक्टर है वो मुखिया होता था, इसलिए अंग्रेजी में इसे जो है क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए
मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी, क्योंकि मुस्लिम समाज के हिसाब से जो है कल्चर अलग था मुस्लिमों का और हिंदुओं का कल्चर अलग था, इसलिए मुस्लिम कानून संहिता भी बना ली गई। और यहाँ पर 11 पंडितों को जो है एक मीटिंग बुला के उनको एक हिंदू कानून के हिसाब से जो है संकलन तैयार करने के लिए भारतीय कानून को हम जिसे कह सकते हैं बुलाया गया था। तो यहाँ पर मुस्लिम कानून और हिंदू कानून दोनों को ध्यान में रखते हुए इनके भी जो है संकलन कर लिए गए थे। आगे हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट जो है ये ब्रिटिश संसद भेजा करती थी ताकि कंपनी द्वारा यहाँ पर भारत में जो शासन चलाया जा रहा है उसका ध्यान रखा जा सके। तो 1773 के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखना ये महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जाती है। कलकत्ता में अपीलीय अदालत जिसका नाम है सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की जाती है, याद रखना। और भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। आज भी हम देखते हैं कलेक्टर जो है प्रशासनिक अधिकारियों में हम देखते हैं, जैसे कि आईएएस का एग्जाम देखते हैं तो कलेक्टर का ओहदा जो है बड़ा होता है। और कलेक्टर का काम क्या होता है, इसका नाम देखिए कलेक्टर, यानी कलेक्ट करने वाला। तो ये राजस्व संबंधी जो है कार्य किया करता था, राजस्व इकट्ठा करना इसका काम भी होता था। तो इसका मुख्य काम जो है कर इकट्ठा करना, लगान और कर इकट्ठा करना इसका क्या होता था, मुख्य काम होता था। इसके अलावा यह जिले की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको भी देखता था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना भी इसका क्या होता था, एक इसका कर्तव्य होता था। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी की फौज। जिस प्रकार अब कंपनी यहां पर शासन कर रही है तो शासन करने के लिए कंपनी को अपनी फौज भी रखनी पड़ती थी, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है समय समय पर हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों के राजाओं ने अक्सर विद्रोह भी किया है। 1857 के विद्रोह में हम इन फौजों का जो है एक नमूना देख सकते हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो हमें इन सिपाहियों की झलक दिखाता है। तो प्यारे बच्चों कंपनी की भी फौज थी। आइए हम बात करते हैं कि फौज किस प्रकार थी और आगे चलकर फौज को किस प्रकार थोड़ा बहुत परिवर्तित किया गया। कंपनी की असली सत्ता जो है सैनिक ताकत में थी, क्योंकि आप सभी को पता है कंपनी ने युद्ध किए थे और युद्ध के पश्चात ही कंपनी जो है अपनी सत्ता स्थापित कर पाती है। हमने 1757 में प्लासी का युद्ध देखा, हमने 1764 में बक्सर का युद्ध देखा, जिसके माध्यम से कंपनी बंगाल में अपनी स्थिति को क्या करती है, मजबूत करती है। तो यहां पर हम देखते हैं सैनिक ताकत में जो है कंपनी के लिए काफी जरूरी थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार यानी कि जो घोड़े पर होकर सवारी करते हैं। देखिए जैसे कि ये घुड़सवार है, घोड़े पर बैठा है, तलवार इसके हाथ में है, ये सैनिक है एक। तो जो मुगल फौज है वो घुड़सवार और पैदल सेना थी, कुछ पैदल चलते थे और कुछ घोड़े पर चलते थे। इसी प्रकार उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। जो मुगल फौज है उनको तीरंदाजी अच्छी आती थी, वे चलते घोड़े से तीरंदाजी भी कर सकते थे और तलवारबाजी भी कर सकते थे। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि किस प्रकार तलवार अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो तलवारबाजी भी अच्छे से घोड़े पर बैठकर कर सकते थे। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे प्यारे बच्चों, सिपोय। जो सिपोय शब्द है वो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, तो अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय आर्मी कहते थे। तो इनकी सेना किस प्रकार की थी उस पर हम बात करने वाले हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, दो तोड़ेदार बंदूक होती है, और मैचलॉक से लैस होते थे। ठीक है, मस्कट और मैचलॉक क्या होती है अभी हम इसे डिटेल से जानेंगे। आप याद रखिए कि जो मुगल सेना है उसमें हम देखते हैं घुड़सवार होते हैं, पैदल होते हैं, तीरंदाज होते हैं और तलवारबाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश सेना की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो सेना है उसमें मस्कट, तोड़ेदार बंदूकें होती है और मैचलॉक जैसे हथियार जो है सेना के पास में होते थे। इसी के साथ में 19वीं सदी की शुरुआत में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब बहुत सारे जो है भारतीय सैनिक भी जो है उन्हें भी हायर किया जाता है, उन्हें भी सेना में शामिल किया जाता है। तो जो सिपाही होते हैं और जो अन्य सिपाही होते हैं उन सभी को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी को जो है यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक भी दिखाता है। और आप सभी को पता है अवध जो है जिसकी हमने बात की थी, जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था, अवध जो है उसे सिपाहियों की पौधशाला भी कह देते थे, क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो अवध से ही थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष के रूप में कि कंपनी आखिरकार हिंदुस्तान में आती क्या करने हैं और आखिरकार क्या कुछ कर गुजरती है। देखिए आप सभी जानते हैं कि कंपनी जो है वह एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन की जो महारानी है
उससे आज्ञा पत्र या इजाजतनामा लेकर हिंदुस्तान में व्यापार करने आती है। लेकिन व्यापार की यह जो मंशा है वह धीरे धीरे भूभाग पर अधिकार करने की हो जाती है और व्यापार करते करते वह अपना उपनिवेश बना लेती है हिंदुस्तान को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन जाती है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक, ठीक है, नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है क्योंकि भाप के इंजन बनने लगते हैं, ठीक है, जहाज भी उसी से चलते हैं, ट्रेनें भी उसी से चलती है। हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो रेल लाइनें बिछाई जाती है वो भी अंग्रेजों के माध्यम से ही बिछाई जाती है और अंग्रेज जो है एक जगह से दूसरी जगह अपनी सेना को भेजने के लिए, साथ ही माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए रेलों का उपयोग करते थे। और इसी के साथ जो हम जहाज की बात कर रहे हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, भाप से चलने वाले जहाजों ने समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने की यात्रा जो है 3 हफ्तों में समेट दी। यानी कि पहले भारत पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता था, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन भाप के इंजन बनने लगे जिससे जो है थोड़ी गति तेज हुई और मात्र 3 हफ्तों में ही जो है भारत पहुंचा जा सकता था समुद्र के मार्ग से। तो ब्रिटिश जो है वह समुद्र मार्ग से भारत आसानी से पहुंच सकते थे। हम देख रहे हैं एक आंकड़ा हमारे पास में है 1857 तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग, देखिए ये कोई छोटा भूभाग नहीं है, बहुत बड़ा भूभाग है। 63% जो भूभाग है और 78% जो आबादी है उस पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है वह 78% आबादी पर अपना सीधा शासन स्थापित कर लेने में सफल होती है। इसी के साथ में व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने नियंत्रण में लेती है। उसके बाद में हम देखते हैं लंबे समय तक जो है, अगर हम बात करें 1757 से लेके 1857 तक, तो प्लासी के युद्ध से लेके 1857 की क्रांति तक, तो इन 100 सालों में कंपनी ने बहुत ज्यादा शोषण किया है हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद में फिर 57 का विद्रोह भी होता है 1857 में, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि यहां पर देखिए ब्रिटिश संसद में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया है। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो शासन सही ढंग से न चलाने की वजह से इस पर भी महाभियोग लगता है। अब हम कुछ यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे जो कि हमारे इस भाग में हमने काम में लिए हैं। जैसे कि देखिए काजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि काजी जो है वह एक न्यायाधीश ही होता है। इसी प्रकार मुफ्ती की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता है यह भी। तो काजी और मुफ्ती दोनों की हमने बात की थी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। इसी के साथ हम एक शब्द पढ़ते हैं महाभियोग। तो प्यारे बच्चों, महाभियोग अभी मैंने आपको जो है दिखाया भी था, महाभियोग का एक दृश्य। तो महाभियोग क्या होता है? तो देखिए, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि संसद का ऊपरी सदन है, ठीक है, हम देखते हैं ब्रिटेन की जो संसद है उसमें एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। इस सदन के अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया गया। उसके बाद में जो दूसरा जो उच्च सदन है संसद का, उसका नाम है प्यारे बच्चों हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इस मुकदमे को महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। मस्केट क्या होती है? हमने सिपाहियों के संदर्भ में, सेना के संदर्भ में मस्केट शब्द पढ़ा था। पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, उसे हम मस्केट कहते हैं। और हमने एक शब्द पढ़ा था मैचलॉक, ये भी हमने सेना के संदर्भ में ही पढ़ा था। तो मैचलॉक क्या होती है? शुरुआती दौर की जो बंदूक है जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैचलॉक कहा जाता था। तो इस प्रकार के हथियार जो हैं वह ब्रिटिश सेना के पास में हुआ करते थे। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। तो हमने सीखा ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था, जिसके अंदर हमने ब्रिटिश सेना के कुछ हथियार देखे, किस प्रकार सेना को जो है यूरोपीय प्रशिक्षण दिया जाता था, हमने उसकी बात की है। इसी के साथ में हमने यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स के सुधार कार्य भी देखे हैं, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से प्यारे बच्चों न्याय संबंधी सुधारों की भी बात करते हैं। चलिए आइए मूल्यांकन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? 1773, 1774, 1775 या 1788 में? तो आप सभी को पता है कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, और उसी के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, सर्वोच्च अदालत की स्थापना हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजी का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, चलिए देखते हैं। न्यायाधीश, सेनापति, शासक या वजीर? तो काजी का मतलब न्यायाधीश होता है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? अंग्रेज अपनी सेना को किस नाम से पुकारते थे? सिपाही,
कमांडो, गार्ड या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिपॉय शब्द जो है, जो कि भारत के सिपाही से ही बना है। अंग्रेजी अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य वाला। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो बच्चों यह बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान हमें भरना है। तो वारेन हेस्टिंग्स के डैश 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 क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। किस क्षेत्र के सुधार? तो न्यायिक क्षेत्र के सुधार, है ना, याद रखना, न्याय क्षेत्र के सुधार। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स के न्याय क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे, याद रखिएगा। तो बच्चों यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह भाग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।